तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि शी हाओ को कुछ पास्ट के सीन द्वारा पता चलता है कि वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर, फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर ने यहाँ से ही डार्क पावर को रिफाइन किया था, जिसकी वजह से उनकी डार्क पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर शी हाओ कह रहा होता है कि यदि एक नजरिए से देखा जाए तो डार्कनेस डिजास्टर की शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। डार्कनेस प्रेजेंस में पीपल्स व क्रीचर्स और बाकी सब तो सिर्फ उसे पूरा करने के साधन थे, क्योंकि यहाँ सच में एक ऐसा पावरफुल और भयावह कॉर्प्स मौजूद था। और अभी के लिए शी हाओ का एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गया होता है। वो काफी देर तक उसे घूरता रहता है और उसके मन में यही सवाल था कि इतने अनमैच्ड एग्जिस्टेंस को आखिरकार मारा किसने होगा। और शायद ये कहना भी सही नहीं था कि वो पूरी तरह मर चुका है, क्योंकि वो सांस ले चुका था। एनर्जी को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना अब भी पॉसिबल था। वो जो बाहर छोड़ रहा था वो डार्कनेस सोर्स मैटर था, और जो अंदर लेता था वो रियल्म सी के उस पार की एसेंस एनर्जी थी। ये एक एक्सचेंज जैसा था, जैसे कोई पर्सन अपनी बॉडी के अंदर की करप्शन को साफ कर रहा हो। शी हाओ ने करीब से कुछ डार्कनेस मैटर को रिफाइन किया था। उससे स्क्रिप्चर्स का एक हिस्सा भी मिला था, लेकिन लास्ट में शी हाओ यहीं रहने का डिसाइड करता है और वो वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर, फेदर एम्परर या ग्रैंड एम्परर जैसे लोगों की तरफ फेयर या फॉल मीन्स से इमॉर्टल एम्परर स्क्रिप्चर्स पाने का लालच नहीं कर रहा था। बिल्कुल बस एक लिमिटेड क्वांटिटी में डार्कनेस मैटर को रिफाइन कर रहा था। शी हाओ इस जगह को निहारते हुए दाओ को समझना चाहता था, अपनी मौजूदा कल्टीवेशन रेल्म से आगे ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन वो उस सड़े हुए कॉर्प्स के रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। और वे स्क्रिप्चर्स के टुकड़े उसके लिए सिर्फ रेफरेंस थे। और धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, पलक झपकते ही सैकड़ों साल बीत जाते हैं और शी हाओ यहीं सेक्लूजन में कल्टीवेशन करता रहता है, क्योंकि चाहे रीइंकार्नेशन का पीछा करना हो या पुराने दोस्तों को रिवाइव करना, सबके लिए और ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत थी। और डिवाइन रेडियंस के गोले में मौजूद उस मिस्टीरियस क्रीचर ने कई बार वार्निंग दी थी कि उससे कोरोड नहीं होना है, और इस दौरान उसका सामना एक से ज्यादा हाफ इमॉर्टल एम्परर से हुआ था, खासकर फेदर एम्परर, ग्रे एम्परर और ग्रैंड एम्परर से, जिनसे वो 30,000 साल से भी ज्यादा समय तक बैटल लड़ा था। और एक दूसरे के डेओ लॉस की समझ इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भारी एनलाइटनमेंट मिला था। वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर का सिस्टम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। और अब पीछे मुड़कर देखते हुए शी हाओ इन सबकी स्ट्रेंथ्स को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और चुपचाप अपने ही डाओ को डिड्यूस कर रहा था। लेकिन तभी अचानक शी हाओ चौंकते हुए एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन की गहराइयों की ओर देखता है, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई चीज उसे लॉक कर चुकी है। और तभी अचानक डार्कनेस में सचमुच खाली आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे खुलती है और उसे देखने लगती है, जो देखकर शी हाओ अपने मन में सोचता है कि क्या वो क्रीचर अभी तक मरा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक पावरफुल डिवाइन विल आई से आवाज आती है। वो अगर कुछ क्रीचर को यहाँ लाकर उसे ग्रेट लाइफ फोर्स दे देता है तो वो बदले में उसे इमॉर्टल एम्परर स्क्रिप्चर का एक हिस्सा दे सकता है। लेकिन ऐसा करना मतलब डार्कनेस केओस को और बढ़ाना था, इसलिए शी हाओ उसे साफ मना कर देता है। ये सुनकर वो आवाज शी हाओ से कहती है कि लेटकमर, क्या तुम इमॉर्टल एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहते हो? और अभी के लिए वो कॉर्प्स सच में बोल रहा होता है, लेकिन शी हाओ की नजर में वो पहले ही मर चुका था, बस रेमनेंट विल बची थी। इसलिए शी हाओ उसे इग्नोर करके डाओ को समझने की कोशिश करता रहता है। और तभी कॉर्प्स की आंखों से खून जैसी रेड लाइट निकलने लगती है, जो शी हाओ की सोल पर अटैक करती है, और साथ ही एक विल उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, जो देखकर शी हाओ अपनी सोर्ड को एक्टिवेट करते हुए आसमान को चीरते हुए उस विल पर अटैक कर देता है। और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ स्काई में क्रैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन कॉर्प्स की रेमनेंट विल बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी। वो खुद को सुप्रीम समझता था और फिर कहता है कि जो कोई भी इस एम्परर की इच्छा के खिलाफ जाएगा उसे मरना ही होगा। और इतना कहते ही उस जगह पर एंडलेस डार्कनेस मैटर फूट पड़ती है। हालांकि डिवाइन लाइट का बैरियर उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी बाहर निकलकर वो डिमोनिक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर शी हाओ पर टूट पड़ता है, जो हाफ इमॉर्टल एम्परर तक को मार सकता था। और एक जबरदस्त फाइट के बाद शी हाओ उसे निपटा देता है, लेकिन वो फिर से एक ब्लैक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन शी हाओ इसे भी निपटा देता है, क्योंकि उसने पहले भी हाफ इमॉर्टल एम्परर का सामना किया था। इसलिए शी हाओ कॉर्प्स से पैदा हुए सभी क्रीचर्स को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वो कॉर्प्स सांस लेता है तो आसपास के एनवायरनमेंट में बदलाव होने लगते हैं, और वो फिर से वर्ल्ड के उस पार की एसेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। ये देखकर शी हाओ तुरंत एक्शन लेता है, क्योंकि वो रियल्म सी के उस पार की क्रीचर्स को यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। आखिर ये इमॉर्टल एम्परर की टेरिफाइंग पावर थी। भले ही लाइट बैरियर ने उसे रोका हुआ था और उसकी बॉडी पहले से ही बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी उसके पास हाफ इमॉर्टल एम्परर जितनी स्ट्रेंथ बची हुई थी। लेकिन तभी एक जोरदार कन्फ्लिक्ट होता है, जो विशस 10 डार्कनेस मैटर को खत्म करने से भी ज्यादा खतरनाक था। और ये देखकर शी हाओ को दर्द फील होता है, क्योंकि वो देखता है कि वो क्रीचर स्टोन चेयर से सीधा बैठ जाता है और डिवाइन चेन्स हड़कंप मचाते हुए तन जाती हैं, और वो कर्सेस बुदबुदाने लगता है और उसके मुंह से मर्डरस लाइट निकलकर शी हाओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और ये कोई पूरी बैटल नहीं थी,
लेकिन खतरा बहुत ज्यादा डीप था। लेकिन आखिरकार शिहाओ उस अटैक को रोक देता है और उसे हेवन एंड अर्थ की एसेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। मगर उसके मन में खलबली मच जाती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी बर्बाद हो चुकी थी, बस एक रेमनेंट विल बची थी। लेकिन अगर ये पूरी तरह ठीक होता तो नजारा अनइमेजिनेबल होता। जिसके बाद ये पिच ब्लैक कॉर्प्स कोल्ड लहजे में कहता है कि भले ही एम्परर मर चुका हो, लेकिन उसे एनिमी बनाने की कीमत बॉडी और डाओ की डिस्ट्रॉय करने जैसी होगी। जो सुनकर शिहाओ बेपरवाह होकर जवाब देता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे आकर किल करके दिखाओ। जिसके बाद शिहाओ अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन में डूब जाता है क्योंकि वह समझ चुका था कि ये कॉर्प्स हेवी फ्लॉज से भरा है और ज्यादा हरकत उसे वीक कर देगी, इसलिए वो फिर डरमेंट होने को मजबूर होगा। और इसी तरह टाइम बीतता रहता है और शिहा 100,000 साल तक दाओ को समझता है और उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी एक बार फिर सब्लिमेशन से गुजरती है। और एक दिन वो इमॉर्टल एम्परर रेल्म की थ्रेशोल्ड पार करने के करीब पहुंच जाता है। लेकिन ये समझकर वो लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है क्योंकि जबरदस्ती ब्रेक थ्रू केवल बर्बादी ला सकता था। वो खुद से ही कहता है कि यह पहले से ही आकार ले रहा है और नए मेथड्स, अपने सिस्टम और वर्ल्ड शॉकिंग टेक्निक्स फॉर्जिंग लगता है। आगे के हजारों सालों में उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और डाओ ओरा रिलीज होने लगता है और धीरे धीरे बॉडी एज सीड की लिमिट टूट जाती है और दूर से उसे एक मिस्टीरियस सीड जैसा दिखता है जिसके अंदर इमॉर्टल एम्परर ओरा फैल रहा होता है। और जब टेक्निक लगभग पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है तो ये देखकर शिहाओ हैरान रह जाता है क्योंकि जो अनमैच टेक्निक उसने बनाई थी वो आखिरकार एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही निकलती है। लेकिन तभी अचानक एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन की डेप्थ्स में वो कॉर्प्स जाग उठता है और कोल्ड और खौफनाक अंदाज में रोरिंग करता है और उसकी बॉडी से गोल्डन ब्लैक लाइट रिलीज होने लगती है और एंशिएंट टेम्पल की ओर अटैक करता है। ये देखकर उस पैलेस में मौजूद प्राइमोर्डियल स्पिरिट इम्प्रिंट कांप उठती है क्योंकि दोनों एक ही सोर्स के थे और आखिरकार वो लाइट में जकड़कर उसी कॉर्प्स से मर्ज हो जाता है। तो वही दूर खड़ा शिहाओ समझ जाता है कि ये दोनों असल में एक ही बॉडी के हिस्से थे और इमॉर्टल एम्परर लेवल पे ब्रेक थ्रू करते टाइम डार्कनेस कॉर्प्स ने करप्टेड होकर खुद को बचाने के लिए अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। और तभी अचानक शिहाओ चौंक जाता है क्योंकि उसके पास रखा एवरलास्टिंग स्वॉर्ड अचानक एक आवाज के साथ इमॉर्टल एम्परर लेवल की पावर को रिलीज करता है और कंट्रोल से बाहर होकर शिहाओ पर ही अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये एक ऐसा पल था जिसकी शिहाओ ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और अभी के लिए एवरलास्टिंग स्वॉर्ड की पावर इतनी जबरदस्त होती है जैसे कि उसी से सब कुछ क्रिएट हुआ हो और उसी से डिस्ट्रॉय भी। यहाँ तक टाइम की पूरी ग्रेट रिवर तक उसके नीचे आ गई होती है और देखते ही देखते इमॉर्टल एम्परर लेवल की बाउंडलेस पावर रिलीज होने लगती है। यहाँ तक कि हेवंस खुल जाते हैं और सारे रियल और देखते ही देखते इमॉर्टल एम्परर लेवल की बाउंडलेस पावर रिलीज होने लगती है। यहाँ तक कि हेवंस खुल जाते हैं और सारे रियल्म्स ढहने लगते हैं। क्रिएशन और कोलैप्स की वेव रियल्म सी की वेव्स जैसी उठती गिरती रहती है और ये नज़ारा पूरी तरह रियल हो जाता है। और अगर ये अटैक 100,000 साल पहले होता तो शिहाओ के बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। किसने सोचा था कि इतने समय से शांत पड़ी एवरलास्टिंग स्वॉर्ड अचानक इमॉर्टल एम्परर ओरा के साथ शिहाओ पर टूट पड़ेगी। लेकिन कई बार ट्रांसफॉर्म करने के बाद शिहाओ लगभग इमॉर्टल एम्परर रेल्म को छू चुका था, इसलिए उसकी बॉडी लाइट की बारिश में बदलती है और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। डाओ लॉज अनमैच्ड होने की वजह से वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच हेवन एंड अर्थ की लिमिट्स पर खड़ा दिखाई देता है और तभी ये देखकर वो चौंक सा जाता है कि एवरलास्टिंग स्वॉर्ड उसके सामने ही मौजूद है, जैसे कहीं गई ही ना हो और उसका ठंडा एज उसकी बॉडी को छू लेता है। असल में वो हिला ही नहीं था, स्पेस और टाइम उसे उसी पॉइंट पर वापस खींच ला रहे होते हैं और तभी एम्परर सोर्ड क्यूआई ने बिना सीधे अटैक के ही उसकी फ्लैश को घायल कर दिया होता है। ये देखकर शिहाओ फिर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ से दूर जाता है और वो वॉइड तोड़ते हुए कॉस्मोस की लिमिट्स तक भागता है। लेकिन ये फील करते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि स्वॉर्ड फिर उसके सामने ही है और वो दोबारा उसी जगह लौट आया है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये इमॉर्टल एम्परर का डोमेन है जो स्पेस और टाइम को मैन्युपुलेट करके उसे इसी पॉइंट पे बांध रहा है। ये देखकर वो रोर करता है कि कोई लॉ या हेवंस अटूट नहीं है। उसकी बॉडी जल उठती है और डिवाइन चेन्स आसमान चीरती हैं और वो इस डाओ डोमेन से निकलने की कोशिश करता है और अगले ही पल एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन की डेप्थ्स में कॉर्प्स सीधा बैठ जाता है और कोल्ड आंखों से ब्लेजिंग लाइट रिलीज करता है। लेकिन तभी उसे खतरे का एहसास होता है क्योंकि उसे शिहाओ की बॉडी पर एम्परर ओरा अपीयर होते हुए दिखाई देता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर ज्यादा देर हुई तो ये लेटकमर सच में एम्परर बन जाएगा। इसलिए वो फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करता है। ये देखकर शिहाओ खून की उल्टी कर देता है और उसकी बॉडी बिजली की तरह झटके खाती है और उसे पास्ट प्रेजेंट के पार एक सीन दिखाई देता है। टाइम की अपर रीचेस में वो कॉर्प्स डार्कनेस फोर्स के साथ करोड़ों किलोमीटर दूर से उसके पास्ट सेल्फ को सप्रेस कर रहा है, जो देखकर शिहाओ स्टन्ड रह जाता है
क्योंकि हिस्ट्री को बदलकर पास्ट में उसे मारकर उसकी एग्जिस्टेंस मिटाने की कोशिश की जा रही थी, जो देखकर शी हाओ गुस्से में हेवेंस की ओर रोर करता है और भागने के बजाय सोर्ड का सामना करते हुए चिल्लाता है कि एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म द एंडलेस एजेस। और इतना कहते ही उसका ऑरा फिर से इमॉर्टल एम्परर रेल्म तक पहुंच जाता है, जो देखकर एक बार तो कॉर्प्स की भी फट जाती है और तभी शी हाओ का दिल दहल जाता है क्योंकि वो सोर्ड को रोक नहीं पाता है, जिसके बाद ईवलस्टिंग स्वॉर्ड उसे बीच में से काट देती है। ये देखकर वो खुद हैरान रह जाता है कि इतने सालों तक साथ फाइट करने वाली ये एंशिएंट सोर्ड उसे चीर गई। तो दूसरी ओर कॉर्प्स कोल्ड वॉइस में कहता है कि यह सोर्ड स्क्रैप मटेरियल से बनी हुई है, और इतना कहते ही सोर्ड टूट जाती है और उसके अंदर से एक छोटा सा ग्रे कॉफिन निकलता है जो रियल में स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ था और बचा हुआ सोर्ड कोर। और फिर कॉर्प्स बताता है कि उसने पहले इस कॉफिन में खुद को कॉर्प्स बनते हुए देखा था और ये सच था। लेकिन फिर वो शी हाओ से पूछता है कि क्या उसने भी अपनी डेथ को देखा था। इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, वो जोर से रोर करता है और उस कॉफिन को ओपन कर देता है, जिसके अंदर एक पूरी तरह रूइंड बॉडी रखी हुई थी, एक हाथ, आधा सिर, और वो पाम से शी हाओ पर अटैक करता है। ये देखकर शी हाओ पहले से एम्परर एनर्जी से इंजर्ड इस वर्ल्ड शॉकिंग स्ट्राइक को झेल नहीं पाता और उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय होकर ब्लड रेन में बदल जाती है और वो हेवेंस में फटकर गायब हो जाता है। ये देखकर कॉर्प्स कोल्डनेस से कहता है कि इमॉर्टल एम्परर के अटैक के सामने कौन ही टिक सकता है। लेकिन तभी प्राइमोर्डियल स्पिरिट इम्प्रिंट अपीयर होकर कहता है कि पहले डाओ अनस्टेबल था, इसलिए वो सच्चा एम्परर नहीं था। ये देखकर कॉर्प्स जवाब देता है कि अब बॉडी और स्पिरिट दोनों लौट आए हैं, जो सुनकर इम्प्रिंट कोल्ड आह भरता है कि क्या अब भी वो वही है। जो सुनकर कॉर्प्स टाइम के पार देखता है और एक बूंद ब्लड को शी हाओ से जुड़कर अनलान से लड़ते हुए देखकर चौंक जाता है। लेकिन वो सोचता है कि वो उस लटकमर को अभी भी मार सकता है। लेकिन तभी अचानक उसे अजीब एहसास होता है कि शी हाओ से जुड़ी हर चीज हेवेंस फेट में ढक चुकी है, पास तक महसूस नहीं हो रहा होता है। ये समझकर कॉर्प्स का एक्सप्रेशंस बदल जाता है। वो बुदबुदाते हुए कहता है कि हिस्ट्री के खिलाफ जाने की नाकाम कोशिश का बैकलैश पड़ चुका है और कर्मा की इमेंस पावर ने उसकी सेंसिंग को रोक दिया है। उन ब्लड ड्रॉप्स का क्या हुआ? वो सब गायब क्यों हो गए? मैं उन्हें सेंस क्यों नहीं कर पा रहा? क्या वो पूरी तरह एशेस बन चुके हैं? ये कहते ही कॉर्प्स की आंखें आइस जैसी कोल्ड हो जाती है, क्योंकि शी हाओ की फ्लैश तो एंडलेस लाइट रेन में बदल चुकी थी। भले ही वॉइड टूटकर जल गया हो, फिर भी लेफ्टओवर्स को पकड़ा जा सकता था, लेकिन अब सब कुछ एशेस बन चुका था। रिसर्च नामुमकिन। ये सुनकर वो कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या ग्रेट कर्मा की पावर उसे पनिश कर रही है? लेकिन वो फिर भी निडर रहता है और अगले ही पल एंडलेस लाइट रेन बिखर जाती है और करोड़ों बूंदें वॉइड चीरती हुई हेवन एंड अर्थ को पार कर ग्रेट रिवर ऑफ टाइम में उतर जाती हैं और अलग अलग स्पेस और टाइम में प्रकट होती हैं। शी हाओ ये सब कॉन्सिक्वेंसेस को जानता था जब उसने देखा था कि ये इमॉर्टल एम्परर कॉर्प्स पागलपन में टाइम बदलने और उसके यंगर सेल्फ को मारने पर उतर आया है। तो उसे समझ आ गया था कि सामने एक एबनॉर्मल लूनेटिक है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड पलट जाएगा, पास्ट का हर सच मिट जाएगा। ये समझकर वो हेवंस विल पर नहीं, खुद पर भरोसा करता है और अगले ही पल लिमिटेड टाइम के लिए फिर इमॉर्टल एम्परर रियल में पहुंच जाता है और एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करके एंडलेस पास्ट को ट्रांसफॉर्म करता है। ये हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल की अनमैच्ड फॉरबिडन टेक्निक थी, लेकिन समय बहुत कम था। वर्ल्ड शॉकिंग स्ट्राइक झेलने के बाद वो पावरलेस हो गया था, इसलिए उसने एवरलास्टिंग सोर्ड के कोलैप्स का सहारा लेकर अपने लाखों करोड़ों ब्लड ड्रॉप्स को टाइम की नदी में भेज दिया था, डेसोलेट बॉर्डर इंपीरियल पास की सीन खुद रोकने की कोशिश में। लेकिन इसके बाद वो खो गया होता है क्योंकि लिमिट से ज्यादा पावर यूज की गई थी और एम्परर कॉर्प्स ने उसे पूरी तरह स्मैश कर दिया था। एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन में कॉर्प्स खुद से बुदबुदाता है कि शी हाओ डिराइव ही नहीं हो पा रहा है, जैसे वो इस हिस्ट्री का हिस्सा ही न हो। जबकि ब्लड एशेस बन भी जाए तो ट्रेस मिलना चाहिए था। उसकी किलिंग इंटेंट एंडलेस हिस्ट्री को कंपा देती है और टाइम की रिवर में ब्लड अपर, मिडिल और लोअर रीच में फैल जाता है और कहीं रूइन ब्लड, कहीं ब्लड एसेंस और कहीं सबसे कीमती हार्ट एसेंस ब्लड। और एम्परर कोलैप्स एज में एक ब्लड ड्रॉप ने अपनी विल के साथ शी हाओ का रूप ले लिया होता है, लेकिन ये महसूस कर वो ठिठक जाता है कि वो इस हेवन एंड अर्थ से इनकम्पैटिबल है, जैसे यहाँ से विलोम ही ना करता हो। वो बाहर बैठकर ऑब्जर्व करता है और कल्टीवेट करने लगता है और अलग अलग स्पेस और टाइम में यही हाल होता है। लोअर रीचेस में ग्रेट कर्मा फोर्स उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है और सबसे कीमती एसेंस एम्परर कोलैप्स एज में ही रहता है और एंडलेस समय में एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को समझते समझते इस एज तक पहुंच जाता है। वो ईयर्स के साथ वॉन्डर करता है और इमॉर्टल एंशिएंट ग्रेट ईरा से फ्यूचर तक डेजोलेट बॉर्डर इंपीरियल पास तक जाता है। लेकिन मेमोरीज पूरी तरह रिकवर नहीं होती हैं। उसे बस इतना ही पता होता है कि ट्रू बॉडी ने अनमैच्ड एम्परर मेथड बनाई है और वो उसे डिराइव कर रहा है। उधर एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन में ब्लैक मिस्ट रिलीज होने लगती है और कॉर्प्स टाइम को हिलाने, लेकिन मेमोरीज पूरी तरह रिकवर नहीं होती हैं। उसे बस इतना ही पता होता है कि ट्रू बॉडी ने अनमैच्ड एम्परर मेथड बनाई है
और वो उसे डिराइव कर रहा है। उधर एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन में ब्लैक मिस्ट रिलीज होने लगती है और कॉर्प्स टाइम को हिलाने का बैकलैश महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद उसने हिस्ट्री नहीं बदली है लेकिन फेट को बदल दिया है। ये सोचकर उसका चेहरा और स्याह हो जाता है। तो वही शी हाओ अब भी खोया हुआ था। उसका ब्लड अलग अलग एजेस में अकेले कल्टीवेट कर रहा था, मानो करोड़ों साल बीत गए हों और मानो एक पल भी न गुजरा हो। और तभी करंट वर्ल्ड फॉरेन रेल्म में एक ब्लड ड्रॉप पहाड़ों में अपीयर होता है और वो मर्ज नहीं हो पाता है और क्रीचर्स उसे इग्नोर कर देते हैं और दो लड़कियां उसके पास से गुजरती हैं जो हेवनली एम्परर हुआंग के 100,000 सालों से न लौटने की बात करती हैं, रियलम सी के उस पार की चर्चा करती हैं। ये सुनकर वो ब्लड फॉर्म्ड शी हाओ अंदर से कांप उठता है। उसकी मेमोरीज रिकवर होने लगती हैं। मोशन का नाम, द कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन, उसे सब याद आ जाता है और ये समझते ही वो जाग उठता है और वो कहता है कि मैं हुआंग हूँ, मैं शी हाओ हूँ, मैं हेवनली एम्परर हुआंग हूँ। और वो अपने एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के पिनेकल पर पहुंच जाता है। टाइम की रिवर में बिखरी बूंदें इकट्ठी होने लगती हैं। एक जोरदार होंग की आवाज के साथ एंडलेस डोमेन्स और ग्रेट रिवर ऑफ टाइम हिल जाते हैं और अलग अलग स्पेस और टाइम के क्रीचर्स आसमान की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता है। नसिएंट फाइनल डेस्टिनेशन के बाहर ब्लड स्ट्रैंड्स फिर से कंडेंस होकर शी हाओ अपनी बॉडी को क्रिएट करता है और उसकी बॉडी से इमॉर्टल एम्परर ओरा समुद्र की तरह उमड़ पड़ता है। काउंटलेस स्पेस और टाइम्स की रिफाइनमेंट से बनी अनमैच्ड एम्परर टेक्निक। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर कोल्ड वॉइस में कहता है कि जिंदा रहकर भी लास्ट में शी हाओ मरेगा। लेकिन शी हाओ अनमैच्ड ओरा के साथ आगे देखता हुआ जवाब देता है कि कौन है जो खुद को अनराइवल्ड कहता है, कौन है जो अनडिफीटेड होने का दावा करता है।